ऑडिबल द्वारा प्रस्तुत द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस मॉर्गन हाउसेल द्वारा लिखित है, जो हमें एक विचारोत्तेजक यात्रा पर ले जाती है। मुझे दो व्यक्तियों की एक कहानी सुनाने की अनुमति दें, जिनमें से प्रत्येक का पैसे के साथ अपना अनूठा रिश्ता है। अपनी वसीयत में रोनाल्ड ने अपने सौतेले बच्चों को $2 मिलियन और आश्चर्यजनक रूप से $6 मिलियन से अधिक अपने स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय को दिए। जो लोग उन्हें जानते थे वे आश्चर्यचकित रह गए। उसने इतनी संपत्ति कैसे इकट्ठी की थी? उत्तर, जैसा कि बाद में पता चला, कोई बड़ा रहस्य नहीं था। विश्वसनीय ब्लूचिप शेयरों में निवेश करके और कई दशकों के दौरान धैर्यपूर्वक कंपाउंडिंग की शक्ति को अपना जादू चलाने की इजाजत देकर रोनाल्ड ने जो कुछ भी बचा था उसे बचा लिया था। एक चौकीदार से एक परोपकारी व्यक्ति तक, उनकी कहानी दृढ़ संकल्प और विवेकपूर्ण वित्तीय आदतों की परिवर्तनकारी क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। इसके विपरीत हम रिचर्ड की कहानी का सामना करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सफलता के शिखर को हासिल किया था। हार्वर्ड में शिक्षित और MBA से लैस रिचर्ड ने परोपकार के लिए अपने 40वें वर्ष में सेवानिवृत्त होने से पहले मेरिल लिंच के कार्यकारी के रूप में एक समृद्ध कैरियर शुरू किया था। एक चतुर और सम्मानित बिजनेस लीडर के रूप में पहचाने जाने वाले उनकी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित प्रशंसाओं और प्रशस्तियों से मजबूत हुई। जैसे ही हम पैसे के मनोविज्ञान में गहराई से उतरते हैं, हम एक गहन सत्य को उजागर करते हैं। वित्तीय सफलता केवल बुद्धिमत्ता या औपचारिक शिक्षा से तय नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति व्यवहार कौशल और विवेकपूर्ण वित्तीय आदतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से लैस होकर धन अर्जित कर सकते हैं और प्रचुर जीवन का आनंद ले सकते हैं। मनमोहक कहानियों और कालातीत ज्ञान के माध्यम से मॉर्गन हाउसेल हमें अमूल्य पाठ प्रस्तुत करते हैं, जो पारंपरिक बुद्धिमत्ता की सीमाओं को पार करते हैं और एक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लॉस एंजल्स में एक शानदार होटल की कल्पना करें, जहां मैंने अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान एक सेवक के रूप में काम किया था। सम्मानित अतिथियों में एक प्रतिभाशाली प्रौद्योगिकी कार्यकारी, एक सच्चे दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सरल पेटेंट आविष्कार के साथ वाईफाई राउटर की दुनिया में क्रांति ला दी थी। यह आदमी हालांकि बेतहाशा सफल था, उसके पास धन के साथ एक दिलचस्प लेकिन गलत संबंध था, असुरक्षा और बच्चों जैसा भोलापन का मिश्रण। वह $100 के बिलों का एक बड़ा ढेर लेकर चलता था और जो कोई भी उसकी बात सुनता उसे दिखाता। अक्सर शराब के नशे में सबसे अनुचित क्षणों में वह अपनी अमीरी के बारे में शेखी बघारता था। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा व्यवहार कितने समय तक कायम रह सकता है। उत्तर, आश्चर्य की बात नहीं, लंबा नहीं था। वर्षों बाद मुझे पता चला कि एक समय समृद्ध रहने वाला यह कार्यकारी वित्तीय रूप से बर्बाद हो गया था। यह कहानी हौसेल की किताब के आधार के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करती है कि पैसे के साथ सच्ची सफलता केवल बुद्धि में नहीं बल्कि किसी के व्यवहार में निहित है। यहां तक कि सबसे प्रतिभाशाली दिमाग भी जब भावनात्मक उथल पुथल से घिर जाते हैं तो वे अपने स्वयं के वित्तीय विनाश का शिकार बन सकते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उन्होंने एक सहकर्मी को हजारों डॉलर नकद दिए और उन्हें पास के एक आभूषण की दुकान से $1000 के कई सोने के सिक्के खरीदने का निर्देश दिया। जैसे ही शाम हुई, तकनीकी कार्यकारी और उसके साथी प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार को देखने वाले एक गोदी के पास एकत्र हुए। वहां उन्होंने खेल खेल में पानी की सतह पर सोने के सिक्के उछाल दिए। यह एक तुच्छ कार्य था जिससे उन्हें खुशी मिली। कुछ दिनों बाद गुस्से में आकर उसने होटल के रेस्तरां में $5000 का लैंप तोड़ दिया। जब उसे इसे बदलने की लागत के बारे में बताया गया तो उसने अविश्वसनीय रूप से अपनी जेब से नकदी निकाली और प्रबंधक को $5000 दिए और इस घटना को तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया। हालांकि 2000 के दशक के मध्य के वित्तीय संकट के दौरान सोने के सिक्के उछालने वाले तकनीकी कार्यकारी की याद दिलाने वाली घटनाओं के एक दुखद मोड़ में रिचर्ड की दुनिया ढह गई। भारी कर्ज के बोझ तले दबे और गैर तरल संपत्ति से बंधे होने के कारण
उनकी आय के स्रोत गायब हो गए, जिससे वे दिवालिया हो गए। ग्रीनविच, कनेक्टिकट में 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, पूल, गैरेज और अत्यधिक मासिक रखरखाव लागत वाली भव्य हवेली को अंततः बंद कर दिया गया। रिचर्ड की कहानी एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे निपुण व्यक्ति भी अप्रत्याशित परिस्थितियों का शिकार हो सकते हैं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलें और द साइकोलॉजी ऑफ मनी को धन, लालच और खुशी के बारे में अपनी समझ को नया आकार देने की अनुमति दें। आइए हम अपने वित्तीय कल्याण पर हमारे व्यवहार के गहरे प्रभाव का पता लगाएं और वित्तीय समृद्धि के भविष्य को अनलॉक करने के लिए हम में से प्रत्येक के भीतर परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करें। अपने साधारण अस्तित्व के बावजूद रोनाल्ड की उल्लेखनीय कहानी तब सामने आने लगती है जब उन्होंने 38 साल की उम्र में मात्र $12,000 में एक साधारण 2 बेडरूम का घर खरीदा। सादगी के जीवन के लिए समर्पित उन्होंने 50 साल की उम्र में विधवा होने के बाद कभी पुनर्विवाह नहीं किया। उनका मुख्य शौक जलाऊ लकड़ी काटना। 92 वर्ष की उल्लेखनीय आयु में उनके निधन के बाद ही रोनाल्ड रीड ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। 2014 में इस दुनिया को छोड़ने वाले 28,13,503 अमेरिकियों में से 4,000 से भी कम लोगों की कुल संपत्ति $8 मिलियन से अधिक थी। भोला भाला चौकीदार रोनाल्ड रीड इसी विशिष्ट समूह का था। इसके विपरीत आइए हम अपना ध्यान रोनाल्ड जेम्स रीड की ओर केंद्रित करें, जो एक ऐसी हस्ती है जो पारंपरिक अपेक्षाओं को खारिज करती है। ग्रामीण वर्मोंट में एक साधारण परिवार में जन्मे रोनाल्ड ने महत्वपूर्ण बाधाओं को पार करते हुए अपने वंश में हाई स्कूल से स्नातक करने वाले पहले व्यक्ति बने। हर दिन हिचहाइकिंग करके यात्रा करना उनका समर्पण बेजोड़ था। अपनी पढ़ाई के बाद रोनाल्ड को एक गैस स्टेशन अटेंडेंट के रूप में काम मिला। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत वित्त में सच है, जहां व्यक्तियों को 6 महीने का आपातकालीन निधि बनाए रखने और अपने वेतन का 10% बचाने की सलाह दी जाती है। यह निवेश पर भी लागू होता है, जहां ब्याज दरों और मूल्यांकन के बीच ऐतिहासिक संबंध अच्छी तरह से स्थापित हैं। कॉरपोरेट वित्त में भी सीएफओ पूंजी की लागत की सटीक गणना कर सकते हैं। इनमें से कोई भी दिशा निर्देश स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण नहीं है। हालांकि मुद्दा इस तथ्य में निहित है कि क्या करना है, यह जानने से उन मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का कोई ज्ञान नहीं मिलता है जिनका इन कार्यों को निष्पादित करने का प्रयास करते समय सामना करना पड़ सकता है। एक सुरम्य ग्रीनविच हवेली में रोनाल्ड रीड ने जेसीपी नई में फर्श की सफाई में 17 साल बिताने से पहले धैर्यपूर्वक कारों की मरम्मत के लिए एक चौथाई सदी समर्पित की। इस बीच लालच से प्रेरित रिचर्ड फायरस्टोन ने एक अलग भाग्य का अनुभव किया। रोनाल्ड रीड द्वारा उदारतापूर्वक अपना भाग्यदान में देने से कुछ ही महीने पहले रिचर्ड का भव्य घर, जो पारदर्शी छत से ढके अपने मनोरम इंडोर स्विमिंग पूल के लिए प्रसिद्ध था, जहां मेहमान भोजन और नृत्य के रोमांच का आनंद लेते थे, एक फौजदारी नीलामी में 75% की आश्चर्यजनक कीमत पर बेचा गया था। इसके अनुमानित मूल्य से कम। रोनाल्ड और रिचर्ड के बीच परिणामों में यह स्पष्ट अंतर्वित्त के क्षेत्र में एक दिलचस्प घटना को उजागर करता है। रिचर्ड फायरस्टोन जैसी शख्सियतों के साथ रोनाल्ड रीड जैसे व्यक्तियों के अस्तित्व को 2 स्पष्टीकरणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सबसे पहले, वित्तीय परिणाम भाग्य से प्रभावित होते हैं, किसी की बुद्धि और प्रयास से स्वतंत्र। यह पुस्तक इस धारणा का अधिक गहराई से पता लगाएगी। दूसरे, और शायद अधिक सामान्यतः, वित्तीय सफलता पूरी तरह से कठिन विज्ञान का उत्पाद नहीं है, बल्कि सॉफ्ट कौशल की अभिव्यक्ति है। कोई व्यक्ति वित्तीय मामलों में कैसा व्यवहार करता है और कैसे संपर्क करता है, यह अक्सर जितना वह जानता है उससे अधिक महत्वपूर्ण साबित होता है। मैं इन महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स को पैसे का मनोविज्ञान कहता हूं। हालांकि वित्तीय उद्योग, जिसमें निवेश, व्यक्तिगत वित्त और व्यवसाय योजना शामिल है, एक अलग कहानी प्रस्तुत करता है। पिछले 2 दशकों में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से
कुछ प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित करने के बावजूद वित्त का क्षेत्र उन दावों को साबित करने में विफल रहा है कि इसने हमें बेहतर निवेशक बनाया है। सामूहिक परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हमने खेती, नलसाजी और रसायन विज्ञान में कौशल को निखारा है। फिर भी क्या हमने अपने व्यक्तिगत वित्त के प्रबंधन में समान प्रगति की है? क्या हमारे कर्ज में डूबने की संभावना कम है, या हम भविष्य के लिए बचत करने और यथार्थवादी उम्मीदों के साथ सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ने के इच्छुक हैं? अफसोस की बात है कि इन दावों का समर्थन करने के लिए बहुत कम ठोस सबूत हैं। पैसे के मनोविज्ञान के प्रति मेरी गहरी समझ इस विषय पर 1 दशक से अधिक के लेखन से बनी है। मैंने 2000 के दशक की शुरुआत में वित्त में अपना प्रवेश शुरू किया। वह समय वित्तीय संकट और 8 दशकों में सबसे गंभीर मंदी से चिह्नित था। जैसे ही मैंने इन घटनाओं को समझने और दस्तावेजीकरण करने की अपनी यात्रा शुरू की, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कोई भी इस बात का निश्चित स्पष्टीकरण नहीं दे सकता कि क्या हुआ था या क्यों हुआ था। प्रभावी समाधान तो दूर की बात है, प्रत्येक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण के लिए एक समान रूप से सम्मोहक प्रतिवाद मौजूद था। मेरे विचार में इस असमानता का प्राथमिक कारण यह है कि पैसे को भौतिकी के समान एक अनुशासन के रूप में देखा और पढ़ाया जाता है, जो सख्त नियमों और कानूनों द्वारा शासित होता है। वित्त के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया है, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र के अधिक अनुरूप हैं। यह निरीक्षण आकर्षक और महत्वपूर्ण दोनों है। पैसा हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है, हमें प्रभावित करता है और अक्सर भ्रमित करता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसे पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण होता है और यह जोखिम, आत्मविश्वास और खुशी पर मूल्यवान सबक प्रदान करता है। कुछ विषय पैसे की तुलना में अधिक शक्तिशाली लेंस प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से मानव व्यवहार की जांच की जा सकती है। संक्षेप में, यह पृथ्वी पर सबसे मनोरम दृश्यों में से एक है। इसकी तुलना इंजीनियरिंग के क्षेत्र से करें, जहां पुल ढहने का कारण इस आम सहमति के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र पर लगाए गए बल की एक विशिष्ट मात्रा के परिणाम स्वरूप संरचनात्मक विफलता होगी। भौतिकी के नियम विवाद का विषय नहीं है, वे परिणामों को समझने और भविष्यवाणी करने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करते हैं। दुर्भाग्य से वित्त में ऐसी निश्चितता का अभाव है। 2 विषय हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे उनकी रुचि का स्तर कुछ भी हो: स्वास्थ्य और पैसा। वैज्ञानिक खोजों की बदौलत स्वास्थ्य सेवा उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। मानव शरीर के बारे में डॉक्टरों की पुरानी धारणाओं को क्रांतिकारी प्रगति ने बदल दिया है। परिणाम स्वरूप लगभग सभी ने बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव किया है। वित्तीय दुनिया के लिए अनोखी ये कहानियां हमें शिक्षा, अनुभव और संबंधों के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह विचार करना आश्चर्यजनक है कि कॉलेज की डिग्री, औपचारिक प्रशिक्षण, पृष्ठभूमि या कनेक्शन के अभाव में रोनाल्ड रीड, रिचर्ड फायरस्टोन जैसे किसी व्यक्ति से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जिनके पास सर्वोत्तम शिक्षा, प्रशिक्षण और कनेक्शन थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को रोनाल्ड का अनुकरण करना चाहिए और रिचर्ड से दूरी बना लेनी चाहिए। इन आख्यानों से एक दिलचस्प सबक सीखा जा सकता है। निष्कर्षतः, वित्तीय मामलों में सॉफ्ट स्किल्स की शानदार और प्रेरक शक्ति पैसे के तकनीकी पहलुओं से कहीं अधिक है। इस पुस्तक का उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को इन महत्वपूर्ण कौशलों को प्राथमिकता देने और विकसित करने के लिए राजी करना है। ऐसा करके हम एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करते हुए अपनी वित्तीय निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। हम किस अन्य उद्योग में अप्रशिक्षित और अनुभवहीन लोगों को अपने उच्च शिक्षित और अच्छी तरह से जुड़े समकक्षों से आगे निकलते हुए देख सकते हैं? किसी के बारे में सोचना मुश्किल है। वित्त का क्षेत्र इस संबंध में अकेला है। हम एक उल्लेखनीय हृदय प्रत्यारोपण करके या सबसे कुशल वास्तुकारों से भी बेहतर गगनचुंबी इमारत डिजाइन करके हार्वर्ड प्रशिक्षित सर्जन पर विजय प्राप्त करने वाले रोनाल्ड रीड की कहानी की
आसानी से कल्पना कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कहानियां हमेशा निवेश के दायरे तक ही सीमित रहेंगी। इस पुस्तक का उद्देश्य आकर्षक लघु कथाओं का उपयोग करना है जो पैसे के तकनीकी पहलुओं की तुलना में सॉफ्ट स्किल्स के महत्व को प्रेरक रूप से बताती हैं। इस तरह की अंतर्दृष्टि से रीड से लेकर फॉक्सकॉन और उनके बीच के सभी लोगों को अधिक जानकारीपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाकर लाभ होगा। दुर्भाग्य से इन सॉफ्ट स्किल्स को बहुत कम महत्व दिया गया है। वित्त को मुख्य रूप से एक गणितीय अनुशासन के रूप में पढ़ाया जाता है, जहां डेटा को उन सूत्रों में प्लग किया जाता है जो यह तय करते हैं कि क्या कार्रवाई करनी है। आधार यह मानता है कि व्यक्ति आसानी से इन निर्धारित चरणों का पालन करेंगे। हालांकि वित्त मानव व्यवहार की जटिलताओं से संचालित एक क्षेत्र है। जो बात मुझे तर्कसंगत लग सकती है वह आपको निरर्थक लग सकती है। जैसे जैसे मैंने वित्तीय संकट के बारे में गहराई से अध्ययन और लेखन किया, मुझे एहसास हुआ कि इसकी बेहतर समझ केवल वित्त पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मनोविज्ञान और इतिहास के लेंस के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ये समझने के लिए कि व्यक्ति अत्यधिक आरण क्यों जमा करते हैं, किसी को ब्याज दरों का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास का पता लगाने की आवश्यकता है। इसी तरह यह अनुमानित भविष्य के रिटर्न का गणित नहीं है जिसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, बल्कि किसी के परिवार की भलाई पर विचार करने की पीड़ा और निवेश उनके भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। वोल्टेयर का यह सूक्ष्म अवलोकन कि इतिहास कभी भी खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन मनुष्य हमेशा दोहराता है। जब पैसे के साथ हमारे व्यवहार की बात आती है तो यह दृढ़ता से प्रतिध्वनित होता है। 2018 में मैंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी शीर्षक से एक रिपोर्ट लिखी जिसमें 20 महत्वपूर्ण खामियों, पूर्वाग्रहों और खराब वित्तीय व्यवहार के कारणों पर प्रकाश डाला गया जिन्हें मैंने लोगों को प्रभावित करते हुए देखा है। यह पुस्तक विषय की गहन खोज का काम करती है। रिपोर्ट के कुछ अंश अपरिवर्तित रहते हैं। वर्तमान में आप जिन अध्यायों से जुड़ रहे हैं वे स्पष्ट करते हैं कि मैं पैसे के मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर प्रति सहज ज्ञान युक्त पहलुओं को क्या मानता हूं। हालांकि ये अध्याय एक सामान्य विषय वस्तु के इर्द गिर्द घूमते हैं, इन्हें अलग अलग टुकड़ों के रूप में स्वतंत्र रूप से पढ़ा जा सकता है। निश्चिंत रहे, ये कोई व्यापक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये 20 आवश्यक बिंदुओं का एक संक्षिप्त संग्रह है जो मुझे आशा है कि आपको ज्ञानवर्धक और संतुष्टिदायक दोनों लगेगा। लंबे समय तक स्पष्टीकरण की एक रास्ता से बचकर मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने पढ़ने के अनुभव के दौरान व्यस्त और सशक्त रहे। तो बिना किसी देरी के आइए हम अध्याय 1 पर आगे बढ़ें। मुझे किसी के पागल होने की धारणा को खारिज करने की अनुमति दें और इसके बजाय एक समस्या साझा करें जो आपके स्वयं के वित्तीय निर्णयों में सांत्वना प्रदान कर सकती है और दूसरों द्वारा चुने गए विकल्पों के प्रति सहानुभूति को बढ़ावा दे सकती है। जब पैसे की बात आती है तो लोग अक्सर अतार्किक व्यवहार करते हैं, लेकिन यह पहचानना आवश्यक है कि कोई भी वास्तव में पागल नहीं है। अंतर्निहित कारक यह है कि विभिन्न पालन पोषण, पीढ़ियों, आर्थिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक प्रभावों से आकार लेने वाले व्यक्ति पैसे कैसे काम करते हैं, इस पर विशिष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनूठे अनुभव दुनिया की उनकी समझ पर उनके द्वारा अर्जित किसी भी पुराने ज्ञान की तुलना में अधिक प्रभाव डालते हैं। जो बात आपको अतार्किक लगती है वह किसी और की पृष्ठभूमि को देखते हुए पूरी तरह तर्कसंगत हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो गरीबी में पला बढ़ा है वह जोखिम और इनाम को एक ऐसे चश्मे से देखता है जो एक अमीर बैंकर के बच्चे के लिए समझ से बाहर है। इसी तरह जिन लोगों ने अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान उच्च मुद्रास्फीति का अनुभव किया, उनके पास मूल्य स्थिरता के दौरान बड़ी मुद्रास्फीति की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण है। महामंदी ने स्टॉक ब्रोकरों पर एक अमिट छाप छोड़ी जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, एक ऐसी भावना जिसे 1990 के दशक के उत्तरार्ध के तकनीकी कर्मचारी समझ नहीं सकते।
अनुभवों की विशाल श्रृंखला अनिश्चित काल तक जारी रहती है। आपके पास पैसे के बारे में ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है, और इसके विपरीत भी। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग मान्यताओं, लक्ष्यों और पूर्वानुमानों के साथ जीवन व्यतीत करता है। इसलिए नहीं कि एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक होशियार है या उसके पास बेहतर जानकारी है, बल्कि इसलिए कि हमारे जीवन को अलग अलग लेकिन समान रूप से प्रभावशाली अनुभवों द्वारा आकार दिया गया है। पैसे के साथ आपकी व्यक्तिगत मुठभेड़ वैश्विक घटनाओं का एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है, लेकिन वे दुनिया कैसे संचालित होती है इसके बारे में आपकी धारणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। नतीजतन बुद्धिमान व्यक्ति मंदी के कारणों और तंत्रों, निवेश रणनीतियों, प्राथमिकताओं, जोखिम उठाने की क्षमता और अनगिनत अन्य वित्तीय मामलों पर अलग अलग विचार रख सकते हैं। 1930 के दशक के अमेरिका पर अपनी पुस्तक में फ्रेडरिक लुइस एलन ने कहा कि महामंदी ने लाखों अमेरिकियों पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। हालांकि अनुभव बहुत भिन्न थे। 25 साल बाद अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान जॉन एफ कैनेडी से मंदी की उनकी यादों के बारे में पूछा गया। उनकी प्रतिक्रिया ने उनके परिवार की संपत्ति और कई लोगों द्वारा सहन की गई आर्थिक कठिनाइयों से उनके सापेक्ष अलगाव पर प्रकाश डाला। प्रत्यक्ष ज्ञान की यह कमी 1960 के चुनाव का केंद्र बिंदु बन गई, क्योंकि लोगों ने सवाल उठाया कि इतनी महत्वपूर्ण आर्थिक घटना की व्यापक समझ के बिना किसी को देश की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन कैसे सौंपा जा सकता है। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैनेडी के अनुभवों ने इन चिंताओं को दूर करने में मदद की, क्योंकि इसने उन्हें व्यापक भावनात्मक अनुभव का एक वैकल्पिक रूप प्रदान किया जिसमें उनके प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी की कमी थी। हमारी चुनौती इस तथ्य में निहित है कि कोई भी अध्ययन या खुला दिमाग वास्तव में भय और अनिश्चितता की शक्ति को दोहरा नहीं सकता है। मैं महामंदी के बारे में विस्तार से पढ़ सकता हूं, लेकिन जो लोग इससे गुजरे हैं उनके भावनात्मक घावों को मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। इसी तरह जिस व्यक्ति ने उस युग का अनुभव किया है उसे यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि मैं स्टॉक रखने के प्रति इतना उदासीन क्यों दिखता हूं। हमारे दृष्टिकोण अलग अलग लेंसों से आकार लेते हैं। जबकि स्प्रेडशीट महत्वपूर्ण स्टॉक मार्केट गिरावट की ऐतिहासिक आवृत्ति को मॉडल कर सकती है, वे घर लौटने, अपने बच्चों को देखने और यह सवाल करने के आंतरिक अनुभव को पकड़ने में विफल रहती है कि क्या आपने ऐसे निर्णय लिए हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करेंगे। इतिहास का अध्ययन समझ की भावना प्रदान कर सकता है, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी घटना से नहीं गुजरा है और उसके परिणामों को महसूस नहीं किया है, तब तक व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए यह अपर्याप्त हो सकता है। दुनिया के बारे में हमारी समझ सीमित है क्योंकि हमने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अनुभव किया है। जैसा कि निवेशक माइकल भटनागर सुझाव देते हैं, कुछ पाठों को वास्तव में केवल व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। हम सभी इस सत्य से विभिन्न तरीकों से प्रभावित हैं। 2006 में अर्थशास्त्री उलरिक मंदिर और स्टीफन नागेल ने 50 वर्षों के उपभोक्ता वित्तीय सर्वेक्षणों का व्यापक विश्लेषण किया, जिसमें इस बात की विस्तृत जानकारी दी गई कि अमेरिकी अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं। आदर्श रूप से व्यक्तियों को अपने निवेश निर्णयों को अपने लक्ष्यों और उपलब्ध निवेश विकल्पों पर आधारित करना चाहिए। बहरहाल मामला यह नहीं। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि जीवन भर लोगों के निवेश निर्णय उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान, विशेष रूप से वयस्कता की शुरुआत में, उनके अनुभवों से काफी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान बड़े हुए, वे कम मुद्रास्फीति का अनुभव करने वालों की तुलना में बाद के जीवन में बांड में कम निवेश करते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति मजबूत शेयर बाजार के दौर में बड़े हुए, वे जीवन में बाद में शेयरों में उन लोगों की तुलना में अधिक निवेश करते हैं जिन्होंने कमजोर शेयर बाजार का अनुभव किया था। द इकोनॉमिस्ट इस बात पर प्रकाश डालता है कि निवेश में जोखिम लेने की हमारी इच्छा बुद्धिमत्ता, शिक्षा या परिष्कार के बजाय व्यक्तिगत इतिहास से प्रभावित होती है।
यह महज हमारे जन्म के समय और परिस्थितियों का परिणाम है, भाग्य का एक झटका है। एक प्रसिद्ध बांड प्रबंधक बिल ग्रॉस के साथ एक साक्षात्कार में यह पता चला कि उनका करियर ब्याज दरों में पीढ़ीगत गिरावट के साथ बिल्कुल मेल खाता था, जिससे बांड की कीमतों में काफी फायदा हुआ। यह न केवल हमारे सामने आने वाले अवसरों को प्रभावित करता है, बल्कि उन अवसरों के बारे में हमारी धारणा को भी आकार देता है। उदाहरण के लिए, ग्रॉस के पिता की पीढ़ी द्वारा बांड को धन जनरेटर के रूप में देखा जाता था, जिन्होंने उच्च मुद्रास्फीति का अनुभव किया था। हालांकि उन्हें उन लोगों द्वारा धन भस्म करने वाले के रूप में देखा जा सकता है जो एक अलग आर्थिक माहौल में बड़े हुए हैं। व्यक्तियों के पैसे का अनुभव करने के तरीके में असमानताएं महत्वपूर्ण हैं, यहां तक कि उन लोगों के बीच भी जो समान लग सकते हैं। आइए स्टॉक पर विचार करें। यदि आपका जन्म 1970 में हुआ होता तो आपने अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति के लिए समायोजित S&P 500 को लगभग 10 गुना बढ़ते देखा होता। यह निवेश पर अविश्वसनीय रिटर्न का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत, यदि आपका जन्म 1950 में हुआ है तो आपकी युवावस्था के दौरान बाजार स्थिर रहा। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित केवल उनके जन्म वर्ष के आधार पर अलग किए गए लोगों के दो समूह शेयर बाजार और मुद्रास्फीति के बारे में पूरी तरह से अलग अलग धारणाएं विकसित करते हैं। यदि आपका जन्म 1960 के दशक में हुआ है तो आपके प्रारंभिक वर्षों के दौरान, जब आप अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी समझ विकसित कर रहे थे, मुद्रास्फीति 3 गुना से अधिक बढ़ गई थी। इसका आपकी याददाश्त पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि आपको गैस लाइनें और घटती तनख्वाह याद आती है। हालांकि यदि आपका जन्म 1990 में हुआ है तो आपके पूरे जीवन में मुद्रास्फीति लगातार कम रही है, जिसके कारण यह आपके दिमाग में कभी नहीं आएगी। नवंबर 2009 में, जबकि अमेरिका में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर लगभग 10% थी, हाई स्कूल डिप्लोमा के बिना 16 से 19 वर्ष की आयु के अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर 29% थी, जबकि कॉलेज की डिग्री के साथ 45 वर्ष से अधिक उम्र की कोकेशियन महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर थी, यह केवल 4% था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान में स्थानीय शेयर बाजार नष्ट हो गए और पूरे क्षेत्र नष्ट हो गए। जर्मन फार्म अपने नागरिकों को प्रतिदिन 1000 कैलोरी प्रदान करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त भोजन का उत्पादन कर सकते थे। इसके विपरीत अमेरिकी शेयर बाजार 1941 से 1945 के अंत तक 2 गुने से अधिक हो गया और अर्थव्यवस्था लगभग 20 वर्षों में अपने सबसे मजबूत बिंदु पर थी। इन विभिन्न समूहों के सदस्यों से मुद्रास्फीति, शेयर बाजार, बेरोजगारी या सामान्य रूप से धन के बारे में समान धारणा रखने की अपेक्षा करना अनुचित है। वित्तीय जानकारी पर उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होंगी, साथ ही सलाह के स्रोत भी अलग अलग होंगे जिन पर वे भरोसा करते हैं। क्या मायने रखता है, क्या सार्थक है और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है, इस पर सहमति नहीं मानी जा सकती। पैसे पर उनके दृष्टिकोण अलग अलग दुनियाओं द्वारा आकार दिए गए थे और ऐसे मामलों में जिसे एक समूह अपमानजनक मान सकता है, दूसरे को पूरी तरह से उचित लग सकता है। कुछ साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने ताइवान की एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन में खराब कामकाजी परिस्थितियों पर रिपोर्ट दी थी। इन शर्तों को पाठकों के आक्रोश के साथ उचित रूप से पूरा किया गया। हालांकि एक दिलचस्प प्रतिक्रिया एक चीनी कार्यकर्ता के भतीजे से आई, जिसने टिप्पणी अनुभाग में अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी चाची ने पहले वेश्या के रूप में काम किया था और उस जीवन की तुलना में स्वेट शॉप में काम करना एक सुधार था। उन्होंने सरकारी बुनियादी ढांचे और समग्र परिस्थितियों में अंतर को उजागर करते हुए इस विश्वास पर निराशा व्यक्त की कि पश्चिम में अवसर उनके लिए उपलब्ध नहीं है। यह स्वीकार करते हुए कि कारखाने का काम मांग वाला है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसे अमेरिकी नौकरियों की तुलना में बेहतर ही देखा जा सकता है। यह परिप्रेक्ष्य जटिल प्रश्न उठाता है। हम खुद को जोशपूर्ण बहस करने की इच्छा और समझने की लालसा के बीच फंसा हुआ पाते हैं।
जबकि मेरा एक हिस्सा समझ की तलाश में है। यह स्थिति इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे अलग अलग अनुभव सीधे प्रतीत होने वाले विषयों के भीतर विपरीत दृष्टिकोण को आकार दे सकते हैं। यह दिलचस्प है कि कैसे व्यक्तियों का प्रत्येक वित्तीय निर्णय उस विशेष क्षण में उनके पास उपलब्ध जानकारी और दुनिया की उनकी अनूठी समझ के आधार पर उचित होता है। हालांकि यह स्वीकार करने योग्य है कि इन व्यक्तियों को गलत जानकारी दी जा सकती है, पूरी जानकारी का अभाव हो सकता है, गणितीय अवधारणाओं के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है, प्रेरक विपणन रणनीति का शिकार हो सकते हैं या बस अपने कार्यों के परिणामों से अनजान हो सकते हैं। फिर भी उनका प्रत्येक वित्तीय निर्णय उस पल में उनके लिए बिल्कुल सही अर्थ रखता है और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप होता है। वे अपने स्वयं के विशिष्ट अनुभवों से प्रभावित होकर अपनी पसंद के इर्द गिर्द एक कथा का निर्माण करते हैं। लॉटरी टिकटों के उदाहरण पर विचार करें, जिस पर अमेरिकी फिल्मों, वीडियो गेम, संगीत, खेल आयोजनों और किताबों की तुलना में अधिक पैसा खर्च करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य रूप से सबसे गरीब परिवार ही इन टिकटों को खरीदते हैं और प्रतिवर्ष औसतन $412 खर्च करते हैं, जो कि सबसे धनी समूहों द्वारा खर्च की गई राशि का 4 गुना है। सफलता की इतनी कम संभावना वाली किसी चीज पर अपनी आय का इतना बड़ा हिस्सा खर्च करना अतार्किक लग सकता है। यह व्यवहार हम में से उन लोगों के लिए हैरान करने वाला लग सकता है जो निम्नतम आय वर्ग में नहीं हैं, जिससे ऐसे कार्यों के पीछे के अवचेतन तर्क को समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि अगर हम अपनी समझ को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो हम उनके परिप्रेक्ष्य को समझना शुरू कर सकते हैं। वे वेतन से वेतन तक जीते हैं, बचत अप्राप्य लगती है और उच्च वेतन या वित्तीय स्थिरता की संभावना पहुंच से बाहर दिखाई देती है। शानदार छुट्टियां, नई कारें, स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षित घर उनके लिए अफोर्डेबल विलासिता हैं। जब वे अपने बच्चों को कॉलेज भेजने पर विचार करते हैं तो उन पर कर्ज का बोझ भारी पड़ जाता है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें वे लोग हल्के में ले सकते हैं, जो आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं या जिनके पास वित्तीय स्थिरता हासिल करने का अच्छा मौका है। लॉटरी टिकट खरीदना उनके लिए एक सपना संजोने का एकमात्र ठोस अवसर बन जाता है, उन चीजों को हासिल करने का मौका जो दूसरों के पास पहले से ही हैं। वे एक सपने में निवेश करते हैं क्योंकि वे स्वयं उस सपने को नहीं जी रहे हैं। हालांकि इस तर्क से सहमत होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे यह समझने में मदद मिलती है कि कम आय वाले व्यक्तियों के बीच लॉटरी टिकटों की बिक्री क्यों जारी रहती है। संक्षेप में, हमारे वित्तीय निर्णय जटिल हैं और केवल गणना से परे कई कारकों से प्रभावित होते हैं। दूसरों के अनूठे अनुभवों और दृष्टिकोणों को समझने से प्रतीत होने वाले अतार्किक व्यवहार पर प्रकाश डालने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि बचत, निवेश और व्यक्तिगत वित्तीय जिम्मेदारी की अवधारणाएं अपेक्षाकृत नई हैं, जिससे रास्ते में चुनौतियां और गलतियां होती हैं। इन कारकों को स्वीकार करके हम वित्तीय समझ और सफलता की तलाश में सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा दे सकते हैं। यह समझ हमारे कई वित्तीय निर्णयों के पीछे अंतर्निहित प्रेरणाओं को उजागर करती है। कुछ लोग केवल वित्तीय गणनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, बल्कि वे व्यक्तिगत इतिहास, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अहंकार, अभिमान, विपणन रणनीतियों और विभिन्न प्रोत्साहनों से प्रभावित होते हैं। यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि चीजों की भव्य योजना में धन संबंधी निर्णय अपेक्षाकृत नए हैं। पैसा स्वयं सदियों से अस्तित्व में है, लेकिन बचत और निवेश की अवधारणाएं अपेक्षाकृत हाल ही में विकसित हुई हैं। उदाहरण के लिए, कुछ पीढ़ियों पहले तक अधिकांश व्यक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति कोई उम्मीद नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अधिकांश अमेरिकी अपनी मृत्यु तक काम करते थे। सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य इसे बदलना था, लेकिन प्रारंभिक लाभ पर्याप्त नहीं थे। 1980 के दशक तक ऐसा नहीं था कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए औसत सामाजिक सुरक्षा जांच $1000 प्रति माह से अधिक हो। इसी तरह
यह धारणा कि हर कोई एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति का हकदार है और उसे अपना पैसा बचाना और निवेश करना चाहिए 1980 के दशक में ही जोर पकड़ गया। 1978 में 401 और 1998 में रोथ IRA जैसे सेवानिवृत्ति बचत वाहनों की शुरुआत ने व्यक्तिगत वित्तीय जिम्मेदारी के महत्व पर और जोर दिया। तो फिर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत से व्यक्ति सेवानिवृत्ति के लिए बचत और निवेश के लिए संघर्ष करते हैं। हम तर्कहीन नहीं हैं, हम इस क्षेत्र में बिल्कुल अनुभवहीन हैं। कॉलेज शिक्षा के लिए भी यही कहा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में स्नातक की डिग्री वाले अमेरिकियों का प्रतिशत काफी बढ़ गया है। साथ ही ट्यूशन लागत में भी काफी वृद्धि हुई है। यह तीव्र सामाजिक परिवर्तन कुछ हद तक वित्तीय निर्णय लेने के मामले में व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों की व्याख्या करता है।